हेलो एवरीवन। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन का हिंसक होना और पीएम आवास में घुसना, लेकिन शेख हसीना का वहां से बाहर निकल जाना एक तरीके से एक सफल रेस्क्यू रहा। क्योंकि यदि कल यहां पे शेख हसीना अपना आवास छोड़कर बाहर ना जाती, देश छोड़कर बाहर ना निकलती, तो कल उनकी हत्या हो सकती थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक हफ्ते पहले यहां पे शेख हसीना को मारने का प्लान बनाया गया था और कल एक सुनियोजित तरीके से पीएम आवास में लोगों के द्वारा यानी एक मॉब भीड़ यहां पर घुसती है। हत्या की साजिश कैसे रची गई, ये सरकार यहां पर देखा जाए इसको लेकर के आपको 31 जुलाई तक जानकारी सामने आ जाती है। प्लान यहां पर बन चुका था और कल यहां पर इसको एग्जीक्यूट किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहां पर शेख हसीना बाहर निकल गए। इस प्लान को बनाने वाले कौन थे, इसको अंजाम कैसे दिया जा रहा था, लोगों को क्या इसमें कई आरक्षण विरोधी जो यहाँ पे आंदोलन था जो छात्रों का था, क्या इसमें अराजक तत्व कौन से शामिल हुए, क्या यहाँ पर सेना और राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल थी, भारत सरकार यहाँ पर बांग्लादेश को प्रधानमंत्री को कैसे रेस्क्यू करता है, ये अपने आप में एक पूरी फिल्मी कहानी है। लेकिन इस कहानी के कई राजनीतिक पहलू भी हैं। आज हम यहां पर इस पूरे घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं और समझेंगे इस पूरी घटना का एक हफ्ते से लेकर के अभी तक कैसे इसे अंजाम दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहां पर जो न्यूज़ है, यानी कि शेख हसीना की हत्या करने जैसी जो घटनाएं थी या जो प्लान यहां पर था, शेख हसीना को इसके बारे में पता चल गया था एक तरीके से एक हफ्ते पहले ही कि उनको मारने का एक प्लान बन चुका है, उन पर हमला होने वाला है। और भारत सरकार को इसके बारे में यहां पर बताया भी गया कि देखिए ऐसा कुछ यहां पर हो सकता है, हमला होगा और आप यहां पे कुछ करिए, मेरी यहां पे सहायता करिए या फिर आप इंटरफेयर करिए। लेकिन समस्या यह थी कि यदि भारत यहां पर किसी देश के आंतरिक मामले में इंटरफेयर करता है तो इससे भारत के मामलों में भी अन्य देशों को इंटरफेयर करने का मौका मिलता है और भारत और बांग्लादेश के संबंध भी इसमें से खराब हो सकते थे। तो इस मामले को कैसे एग्जीक्यूट किया गया, देखिए कहानी शुरू होती है 31 जुलाई के दिन। 31 जुलाई के दिन यहां पर अगर हम देखें तो 31 जुलाई के दिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो बुलाती हैं भारत के राजदूत प्रणय वर्मा को, जो कि भारत के कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि के तौर पे बांग्लादेश में यहां पर हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना उनसे मुलाकात करती हैं और इस मुलाकात में एक जानकारी शेयर की जाती है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरफ से। जानकारी क्या थी? जानकारी यहां पर यह थी कि कई सारी जो विरोधी ताकतें हैं जो कि पीएम शेख हसीना को यहां पर टारगेट कर रहे हैं, वो पीएम हाउस पर हमला करेंगे और इस हमले के दौरान यहां पर उन्हें यानी कि शेख हसीना को मारने की भी प्लानिंग है। ये बात यहां पे प्रणय वर्मा ने जैसे ही ये जानकारी उनको मिलती है, तुरंत इसकी जानकारी जो है भारत सरकार के साथ शेयर की जाती है। बांग्लादेश में इस तरह की जो घटनाएं थी, उठापटक जो थी, वो लगातार इसके बाद क्या होती है, चलने लगती है। एक प्लान बनाया जाता है। प्लान बनाया गया कि क्यों ना यहां पर 3 दिन की आप छुट्टी घोषित कर दें। यहां पर देखा जाए तो 3 दिनों से एक पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया गया बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, ताकि यहां पे लोगों को एक तरीके से दूर रखा जा सके, कोई यहां पे कर्मचारी ना निकले या कोई यहां पर भवनों के आसपास ना पहुंचे और इसको यहां पे इसी दौरान आपको रेस्क्यू का एक प्लान बनाया जाएगा और घटना को समझा जाएगा। सेना को देखा जाए स्थिति संभालने की इस बीच जिम्मेदारी सौंप दी गई। पब्लिक अनाउंस करने के साथ ही एक भरोसेमंद व्यक्ति को सेना प्रमुख बनाया गया, आर्मी चीफ वकार उज्जमान, जिनकी यहां पर देखा जाए तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं और इस पद पर उन्हें बिठाया गया। हसीना सरकार के सोर्सेस के मुताबिक जो इस समय के आपके वकार उज्जमान हैं, ये इनके भारत के साथ भी अच्छे संबंध है, यानी कि इनको रेस्क्यू करने में कोई परेशानी ना हो, इसी तरीके से सेना के एक ऐसे व्यक्ति को यहां पर प्रमुख बना दिया गया जो भारत के साथ साथ शेख हसीना दोनों का एक तरीके से सहयोगी हो, ताकि किसी भी तरीके का अराजकता ना हो, कोई यहां पर उनको कहीं और ना ले जाए या उनकी हत्या के साजिश में कोई और भी शामिल ना हो। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। लोग पीएम हाउस में कैसे प्रवेश करते हैं और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाता है, कहानी यहां पहुंचती है। कल के दिन यहां पे जो घटना थी, जिस दिन यहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाना था, देखा जाए तो बांग्लादेश में 1971 के जैसे हालात फिर से हो जाते हैं। पीएम हाउस में लोग घुसने शुरू हो जाते हैं और इस दौरान देखा जाए तो आर्मी, जिसे यहां पर ये सब रोकने के लिए लगाया गया था, वो भी पीछे हट जाती है और लोगों को पीएम आवास की तरफ बढ़ने देती है। यहां तक कि समस्या यह भी हो गई कि वहां पर जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन पर भी हमले किए जाने लगे। कई सारे पुलिस स्टेशन, गोदाम, फैक्ट्री और यहां तक कि
पत्रकारों पर भी इस दौरान हमले किए गए, उनकी हत्या की जाने लगी और ऐसा करते हुए वो पीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से, यानी जो पीएम के सहयोगी थे उनको मारते हुए पीएम को मारने के लिए पहुंचा गया। एक दिन पहले से ही यहां पर देखा जाए जो छात्र संगठन थे उन्होंने ये सारा प्लान बना लिया था। ढाका की तरफ से वो मार्च करने वाले थे और ये प्लान था कि गणो भवन यानी कि पीएम आवास की तरफ बढ़ा जाएगा। मार्च उस तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन लोग पीएम हाउस के अंदर घुसते और पहले यहां पर देखा जाए तो शेख हसीना को बाहर निकालने का प्लान बन चुका था और लोगों के प्रवेश करने से पहले ही शेख हसीना को भारत की तरफ भेजने का प्लान पूरी तरीके से रेडी था। एक यहां पर चॉपर रेडी किया गया और उस चॉपर के माध्यम से शेख हसीना को भारत भेज दिया गया। देखा जाए तो हसीना ने भारत सरकार से मदद ली और सरकार इस मामले में डायरेक्ट यहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए चॉपर के माध्यम से पहले उन्हें भारत बुलाना था और उसके बाद उन्हें यहां पर एक सिक्योरिटी देनी थी। आंदोलनकारियों ने पीएम हाउस की ओर निकलने के बाद शेख हसीना जो है देश छोड़ देती हैं और सेना के हेलीकॉप्टर से वो भारत निकल जाती हैं। देखते हैं यहां पर पीएम आवास और उसके आसपास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर एक हुजूम बनाकर पीएम शेख हसीना को टारगेट करने के लिए पीएम आवास में घुसते हैं। इसके बाद छात्रों का आंदोलन जो है देखा जाए तो ऐसे लोगों के बीच भी पहुंच गया जो कि यहां पर शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे और इसी आंदोलन के यानी कि छात्र आंदोलन का टारगेट बना करके वो यहां पर अपना भी उल्लू सीधा करना चाह रहे थे। देखा जाए तो कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, यानी कि शेख हसीना भारत छोड़ देती हैं, उसके बाद भी यहां पर चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। और ये सारी जो तस्वीरें थी, क्योंकि छात्र इसमें शामिल क्यों हुआ था, क्योंकि वो आंदोलन उन्होंने शुरू हुआ था एक आरक्षण को लेकर के। आंदोलन में सिर्फ यहां पर देखा जाए लेकिन अब सिर्फ छात्र नहीं रह गए थे, कई सारी जो तस्वीरें देखने को मिली उसमें यहां पे कई सारे राजनेता, कई सारे ऐसे यहां पे गुंडे या अन्य तरीके के लोग भी यहां पर इसमें शामिल होते हुए देखे गए और जिसका नेतृत्व देखा जाए तो आवामी लीग और उनकी सरकार का यहां पर कहना था कि कई सारे जमात के अन्य लोग यहां पर उसमें शामिल हो गए जो सरकार विरोधी थे। इतने बड़े स्तर पर इनके द्वारा यहां पर हिंसा शुरू की गई, पुलिस और सेना को गोली चलाने के लिए यहां पर उन्हें मजबूर कर दिया। उसके बाद चुन चुनकर यहां पर आवामी लीग और छात्र लीग साथ में मिलकर के पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और सेना पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनके द्वारा पत्रकारों को भी बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस घटना ने हिला के रख दिया। इसके बाद की अगर हम स्थिति पर नजर डालते हैं कि इतनी भयंकर साजिश, इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी यहां पर आंदोलन, इतनी नृशंसता के साथ हत्या करने के पीछे वो भी उस सरकार को जिन्होंको 8 महीने पहले यहां पर चुना गया था। देखा जाए तो आवामी लीग जनवरी में लगभग एक तरफा लड़ाई जीत करके फिर से सत्ता में आती है और 8 महीने पूरे होने से पहले ही लगभग पूरा जो देश है वो इनके खिलाफ यहां पे खड़ा हो गया। बंगबंधु की बेटी को बांग्लादेश में विकास का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन अचानक से ही कुछ ही महीनों में वो उनके आंखों का कांटा बन जाती है। इस बात को बांग्लादेश को दूर से देखने वाले लोग आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आपने ही जिस सरकार को चुना है 8 महीने में ही वहां पर वो इतना बड़ा विरोधी कैसे बन गया। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो कई सारे रिपोर्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल जर्नलिस्ट है वो भी ये कह रहे थे कि हसीना सरकार जीत तो जाएगी लेकिन 6 महीने से ज्यादा टिकेगी नहीं, और वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद यहाँ पर लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, ऑटोक्रेट हसीना हैज गॉन, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से वो चली गई। लोग आज़ादी के एक लम्हे के तौर पे इसे देख रहे हैं कि यहाँ पे शेख हसीना चली जाती हैं, उनका तानाशाही का जो दौर होता है वो यहाँ पे खत्म हुआ। ढाका से आने वाली कई सारी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लेकिन विभत्सकारी हैं, झकझोर कर रख देने वाली हैं। कई सारे लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था, व्यापार, लोगों की यहाँ पर बड़े स्तर पर हत्या की गई है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा भी कर लिया। वहां से जहां तहां से उन्होंने सामान उठा लिए हैं, वहां से आप वो लेकर वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि भले ही शेख हसीना यहां से चली गई हो लेकिन बांग्लादेश में अब भी भ्रष्ट व्यवस्था है और इसे हटाना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये विरोध जारी रखेंगे, यानी ये मामला अभी भी शांत होने वाला नहीं है। वो इसको और भी लंबा यहाँ पर खींचने वाले हैं और देखना होगा कि बांग्लादेश अब किस तरीके से आगे बढ़ता है और ये मामला कैसे शांत होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।